हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका मोस्ट कंफ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का नेक्स्ट पार्ट। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग से देख रहे होंगे क्लास को और सारे रूल्स को भी साथ साथ में याद करते जा रहे होंगे। अब ज़रा बात करते हैं कि देखो होता क्या है। जब हम लोग स्टार्ट किए थे ना वोकैब सेक्शन के टेस्ट सीरीज़, तो स्टार्टिंग में जितने लोग जुड़े हुए थे तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका विल पावर बहुत ही कमज़ोर होता है। तो वैसे लोग होते क्या है कि 1 महीना जाते जाते 2 महीना गए, 3 महीना तक भी गए, उसके बाद उनका विल पावर अपना दिखा दिया, रियल चेहरा उसका, कि भाई मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, है ना। तो क्या किए, अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर गए। और कोई एग्ज़ाम बीच बीच में आ जाता है, छोटे मोटे एग्ज़ाम, तो लोग क्या करते हैं कि सारे पढ़े हुए चीज़ों को छोड़ देते हैं। जबकि वोकैब सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जिसके ऊपर कमांड पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो क्यों ना कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा जाए। आधे घंटे के लिए, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आ गया, तो आधे घंटे के लिए पढ़ो डेली। जहाँ पर आप 1.5 घंटे 2 घंटे दे रहे थे टाइम, आधे घंटे के लिए पढ़ो। तो ऐसे लोग बाद में क्या कहते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं कि सर काश मैं पुराने स्टूडेंट के साथ ही चली होती तो आज मेरा कुछ और भी होता, उन लोगों के जैसा वोकैब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता और मैं भी टेस्ट में अच्छा कर पाता और टेस्ट में नंबर भी अच्छे आते। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ग्रामर स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट को आप लोग लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है कि आपका जोश ठंडा हो गया और आप कह गए कि नहीं सर हम अभी बाद में करेंगे इसको। तो बाद वाली बात ना ऐसी ही फिर करोगे आप बाद में कि सर काश मैं पुराने स्टूडेंट के साथ चल रहा होता, अभी अच्छे मार्क्स आ रहे होते मेरे भी टेस्ट में, सारे रूल्स भी अभी तक याद हो चुके होते। तो भाई आप लोगों को करना कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। सब कंटेंट तो मिल ही रहा है मेरे पास, इतने अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है कोई कमी नहीं है। और जो भी छोटे छोटे जो होते हैं ना, मैं पहली क्लास में बताया था कि 58 54 वाले जो रूल्स होते हैं वो तो टेस्ट में मैं ऐसे ही कंप्लीट करा दूंगा। ये सीरीज़ में लाया हूँ मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स के बारे में, और टेस्ट में भी इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा हूँ कि आप लोग देख लोगे ना, टेस्ट दोगे ना, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही सर ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। टेस्ट में भी ऐसा फीलिंग आएगी आपको। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, कंटिन्यूटी को ब्रेक मत होने दो। इसी पर्पज़ से मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हूँ, ताकि आप लोग क्या करो, आप लोग डेली बेसिस पे वीडियो को देखते जाओ और अपना टेस्ट टाइम पे लगाते जाओ। टेस्ट को तो बिल्कुल ही नहीं मिस करना है। अब ज़रा बात करते हैं, देखो जो लोग नए हैं उनके लिए, कि अगर आप टेलीग्राम जो ऐप है, इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आप वहाँ पे सर्च करना त्रिगीतम, 2 नाम का आपको मिलेगा ग्रुप, दोनों ज्वाइन हो सकते हो। त्रिगीतम 4am क्लब है, यहाँ पे सिर्फ एडमिन्स ही लिख सकते हैं। और दूसरा मिलेगा त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ये पब्लिक में है, यानी आप सबको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। और डेली बेसिस पे यहाँ दिए जाते हैं क्विजेस। होगा क्या इससे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही रिवाइज हो जाएंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर लो। जिनको मुझसे पर्सनली गाइडेंस लेना है, जो बातें अभी मैं बताया ना कि वोकैब सीरीज़ में मैं क्या करता हूँ, टेस्ट देता हूँ और पहले तो टास्क देता हूँ कि टास्क कंप्लीट करके आओ, उसी टास्क में से मैं टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा और इस तरीके से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। इसी तरीके से ग्रामर में भी अभी चल रहा है, 3 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो, फिर टेस्ट लगाओ। इतने बार आपको टेस्ट लगाने होंगे कि वैसे भी याद हो जाएंगे सारे रूल्स और सारे वोकैब के पार्ट। तो जिनको भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, बिल्कुल ही कॉल मत करना, कॉल करने का मौका मैं सबको देता हूँ ज्वाइन करने के बाद। अब ज़रा देख लो कि आज का जो रूल है वो क्या है। तो आज का रूल है रूल नंबर 29। अच्छा, एक कॉमन सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। एक कॉमन सेंस की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा। जैसे देखो, मान लिया जाए आपके यहाँ एक गेस्ट आता है, ठीक, मान लिया जाए आपके यहाँ एक गेस्ट आता है और एक ही बंदा है जो 2 पोस्ट पर है। मान लिया जाए वो प्रोफेसर भी है और डॉक्टर भी है। तो आपके यहाँ आता है तो इनको क्या कहते हो कि 1 प्लेट नाश्ता दिया आपको, ये है प्रोफेसर के लिए, और दूसरा प्लेट नाश्ता दिया क्योंकि आप हैं डॉक्टर के लिए। तो क्या एक व्यक्ति आता है जो प्रोफेसर भी है और डॉक्टर भी है, तो क्या करते हो, उनके लिए 2 प्लेट लाते हो नाश्ते के लिए? कि नहीं साहब, आप प्रोफेसर हैं तो 1 प्लेट खाना होगा और आप डॉक्टर भी हैं तो आपको दूसरी प्लेट भी खाना होगा। ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं कहते ना, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है। अब
सेकंड क्वेश्चन आप जरा गौर करना, मान लिया जाए दो व्यक्ति आ गए आपके यहाँ गेस्ट बन करके, ठीक, दो व्यक्ति हैं और दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये हैं प्रोफेसर और ये हैं डॉक्टर। तो आप क्या कहते हो कि नहीं एक ही प्लेट नाश्ता लो और दोनों खाओ, ऐसा तो नहीं कहते ना, इनके लिए आप अलग प्लेट लगाते हो, इनके लिए आप अलग प्लेट लगाते हो, ठीक है। तो क्या कहते हो कि आप इसको खाओ आप इसको खाओ, कहते हो ना, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए दोनों अलग व्यक्ति के लिए दो अलग अलग प्लेट लगाते हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है, बस उसी बेस्ड पर ये रूल है, कभी नहीं भूलोगे। देख लो जरा पढ़ करके ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि जब भी दो नाउन और फिर एडजेक्टिव आपस में कनेक्टेड हों और वो रेफर कर रहा हो, दोनों जो नाउन है और फिर एडजेक्टिव है वो रेफर कर रहा है कि वो दोनों एक ही व्यक्ति है, तो क्या करोगे? आर्टिकल जो लगाओगे, नाश्ता जो लगाओगे, वो क्या करोगे? फर्स्ट नाउन के पहले या फिर फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ही लगाओगे। क्यों? क्योंकि वो समान व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति है, जो दो अलग अलग चीज़ हैं, दो अलग अलग मतलब नाउन होते हुए भी एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। तो नाश्ता भी एक ही प्लेट में दोगे, प्रोफेसर और डॉक्टर को, मतलब एक ही व्यक्ति है प्रोफेसर और डॉक्टर, तो एक ही प्लेट में नाश्ता दोगे, ठीक। यही चीज़ कह रहा है। देखो कैसे पहचानोगे एग्जाम में, ये भी मैं बताने वाला हूँ। देख लो जरा कि कैसे पहचानेंगे कि एक ही व्यक्ति है, दो अलग अलग व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ बोला है कि प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दो अलग अलग पोस्ट है, ठीक, ऑफ द पार्टी इज ऑन अ विजिट टू द टाउन टुडे, मतलब आज वो टाउन की विजिट करने वाले हैं। तो कैसे पहचानोगे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति है? तो इसको पहचानोगे वर्ब से। देख लो यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है इज, तो इससे क्या समझ में आई बात कि नहीं ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो एक ही व्यक्ति हैं, है ना, क्योंकि इज लगा हुआ है तो एक ही व्यक्ति हैं। तो दोनों के पहले अलग अलग नाश्ते नहीं लगाओगे ना, तो इन दोनों के पहले एक ही बार नाश्ता दोगे, एक ही प्लेट नाश्ता दोगे, और वो है द। तो द लगा दिए, दो अलग अलग पोस्ट तो हैं लेकिन व्यक्ति समान है। व्यक्ति समान है ये कैसे पता चला? वर्ब से पता चला। और कई बार जब एडजेक्टिव होता है, जैसे गुड, बैड, ब्लैक, वाइट, ऐसे करके जो एडजेक्टिव होते हैं, तो उसको कैसे पहचानोगे? कई बार कॉमन सेंस से भी पहचानोगे कि वो व्यक्ति सेम है या फिर अलग अलग है। जैसे यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देख लो, ये कह रहा है शी इज़ वेयरिंग अ ब्लैक एंड अ वाइट साड़ी। अब ये क्या कह रहा है कि वो साड़ी पहनी हुई है, ब्लैक है और वाइट है। तो आप जरा बता दो, कोई स्त्री जब वो साड़ी पहनेगी तो क्या दो अलग अलग साड़ी पहनेगी एक ही बार में? नहीं ना, एक ही साड़ी पहनेगी। तो सिंपल सी बात है कि साड़ी पहनने की बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, मतलब क्या हो गया कि एक ही साड़ी पहनेगी। तो यहाँ एक ही साड़ी के बात कह रहा है, और दो जो ब्लैक एंड वाइट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एक ही साड़ी है और ब्लैक भी है और वाइट भी है। तो ब्लैक के पहले भी ए लगाया हुआ है यहाँ पे, और वाइट के पहले भी ए लगाया हुआ है। इससे पता चल रहा है कि क्या दो अलग अलग साड़ी है। तो एक बार में एक स्त्री दो अलग अलग कैसे पहनेगी, है ना। तो क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के पहले एक ही आर्टिकल लगेगा, और वो यहाँ ब्लैक के हिसाब से ए लगेगा, ठीक। इतनी बात तो समझ आ गई होगी, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो ये कॉमन सेंस से पहचाने कि सारी एक ही होना चाहिए, तो एक ही एडजेक्टिव के पहले क्या लगना चाहिए? ए लगना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर कैसे पहचाने? वर्ब से पहचाने कि व्यक्ति दोनों एक ही हैं, और फर्स्ट वाले व्यक्ति के पहले ही क्या करोगे? द का प्रयोग करोगे, और फिर ये और फिर एन, जैसा भी यहाँ पर आवश्यकता हो। तो इस चीज़ को भूलोगे नहीं। लेकिन सेकेंड रूल यहाँ पे कह रहा है कि अगर फिर भी, यहाँ पर कह रहा है कि फिर भी आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच नाउन एंड एडजेक्टिव इफ दे रेफर टू टू डिफरेंट पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि अगर वो दोनों व्यक्ति अलग अलग इंसान को शो करता हो, तो क्या करेंगे? दोनों के पहले अलग अलग नाश्ते लगाएंगे, है ना, जैसे यहाँ पर है। तो फिर सवाल उठता है कि कैसे पहचानेंगे एग्जाम में कि वो दोनों व्यक्ति समान हैं कि डिफरेंट हैं? तो जरा देख लो, यहाँ पर आर दिया हुआ है ना, वर्ब, इससे पहचान लोगे क्या कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, प्लूरल में है।
तो दोनों के पहले सेपरेट सेपरेट नाश्ते लगाने होंगे और इसको द और द दोनों के पहले लगाओगे। भूलोगे तो नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो ये रूल कह रहा है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है, इसका एक एक्सेप्शन है, उसको भी मैं बता दूंगा कि कैसे याद रखने हैं, जरा देख लो। एक्सेप्शन है एडजेक्टिव को लेकर के। एक एडजेक्टिव होता है जिसको कहते हैं ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव ये क्या होता है भाई? तो एक बात आप लोग जानते होंगे कि इन जनरल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, 10th, 19th, 20th और लास्ट, ये सारे वर्ड को क्या कहा जाता है? यही सारे वर्ड्स को कहा जाता है ऑर्डिनल न्यूमेरल और एडजेक्टिव। ठीक है। और इन जनरल ये सारे वर्ड्स जो है फर्स्ट, सेकेंड, 10th, लास्ट, ये सारे जो वर्ड्स है इसके पहले इन जनरल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि द का प्रयोग इनके पहले किया ही जाता है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसमें काम उलट जाता है। तो इतना आप लोग ख्याल रखना। मैं बार बार रिपीट कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, याद करा के ही छोड़ूंगा आपको। ये क्या रहा है देखो, रूल नंबर 31 है और ये इसमें लगाया हूँ VVI, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखने की कोशिश करना। देख लो क्या कह रहा है ये जो रूल है ये कह रहा है कि अगर दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर किया जाता है और उन दोनों के पहले द का प्रयोग है, बात को समझना। इसके पहले वाले रूल था कि कहाँ पर द लगाना है, और ये रूल कह रहा है क्या कि अगर द लगा हुआ है पहले से ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले, तो इनके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। मतलब उल्टा हो गया, वहाँ दो अलग अलग व्यक्ति मान लिया जा रहते थे और दोनों के पहले अलग अलग द लगा हुआ है, उससे क्या पता चलता था कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं। और वहाँ पर प्लूरल अगर नाउन भी अगर होता वहाँ तो प्लूरल का यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, गौर करने की कोशिश करना, ये एक्सेप्शन में है। यहाँ पे है कि द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर, मतलब देखो फर्स्ट और सेकेंड के पहले, दोनों के पहले द आया हुआ है, तो यहाँ पर प्लूरल नहीं होगा इसके बाद आने वाला नाउन, ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर में ही होगा। और कब ये होगा, फर्स्ट सेकेंड जैसे वर्ड्स के केस में, और जिसको कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। याद रखना, भूलना मत, इसके बाद सिंगुलर होगा। लेकिन नेक्स्ट रूल जो कह रहा है आपसे देख लो, वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर दो अलग अलग ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और सिर्फ फर्स्ट के पहले द लगा हुआ है, द तो लगेगा ही, क्यों? क्योंकि ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते ही हैं। तो अगर एक ही बार यूज हुआ हो फर्स्ट वाले के पहले, तो यहाँ पर थोड़ा सा पलट जाता है कि ये चीज़ प्लूरल में लिखा जाएगा इसके बाद आने वाला नाउन, भूलना मत। जैसे यहाँ पर सेंचुरी भी है, ये है द 19th एंड द 20th, मतलब दो बार द का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर सेंचुरी सिंगुलर में है और यहाँ एक बार यूज हुआ है, तो इसके साथ उलट जाता है और ये हो जाता है कि यहाँ प्लूरल होना चाहिए। इसका थर्ड रूल जो है वो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों के साथ अलग अलग लगा है और फिर सिर्फ एक ही बार लगा है, वर्ब तो हमेशा प्लूरल में ही होगा। इस चीज़ को भी गौर कर लेना, भूलना मत। देखो इसको जरा एक मैं स्टोरी आपको बताता हूँ, ध्यान देना। जैसे आपके घर के बच्चे होते हैं ना, कुछ नटखट बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। इन जनरल बच्चे तो नटखट ही होते हैं, होना भी चाहिए बचपन में। तो कुछ बच्चे क्या हैं, उनको कहो कि ये काम तुम्हें बार बार करने हैं, तो वो क्या करेगा, थोड़ा उल्टा करेगा। वो कहेगा नहीं, मैं उस काम को एक ही बार करूँगा। मतलब बात समझ रहे हो, सेंस पकड़ रहे हो? उसको कहो कि बार बार द लगाओ, लेकिन वो एक ही बार काम करेगा। और अगर उसको कहो कि नहीं, इस चीज़ को एक बार से ज़्यादा मत करना, वो क्या करेगा, मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को करेगा। सेंस पकड़ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? कि अगर दो बार यहाँ पर द लग चुका है, दोनों के पहले अलग अलग, तो यहाँ पर सिंगुलर होगा। और सिर्फ एक बार कहने की बात कहें तो वो बार बार कहेगा, यानी चैप्टर से। जैसे बच्चे को कहते हो ना कि हल्ला मत करो, तो कहेगा हल्ला 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 हल्ला, है ना,
इन जनरल देखे हो बच्चों को ऐसा करते हुए। तो वही बात है, उसको एक बार जो चीज़ करने को कहो वो क्या करेगा, मल्टीपल बार, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो कि भाई एक बार ही करना है, ज़्यादा बार नहीं करना है, तो क्या करेगा, बार बार करेगा। उसको बोलो कि बार बार नहीं करना है, तो क्या करेगा, एक ही बार करेगा और बोलेगा नहीं मैं थक गया, मुझे नहीं करना है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है तो नाउन इसके बाद सिंगुलर होगा, और यहाँ पर सिर्फ एक बार लगा हुआ है, एक बार लगा हुआ है तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल में होगा। बस ये एक्सेप्शन है, ठीक। अब इस चीज़ को ख्याल रखना आप लोग अपने दिमाग में। वैसे भी कॉमन सेंस की बात, एक चीज़ ज़रा ध्यान देना, द फर्स्ट है और द सेकेंड है। मैं वर्ब के बारे में बात करने जा रहा हूँ, देख लो कि यहाँ पर आर क्यों लगा है। चाहे तो फर्स्ट के पहले भी लगा है और सेकेंड के पहले भी लगा है, ठीक है वो बात, लेकिन दो अलग अलग चैप्टर की बात कह रहा है ना, तो यहाँ पर आर लगेगा ही लगेगा। जैसे द 19th है, द 20th सेंचुरी की बात कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग सेंचुरी है, दो अलग अलग शताब्दी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही शताब्दी तो नहीं हो सकता ना, वो दो अलग अलग शताब्दी हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। इसी तरीके से फर्स्ट है और सेकंड चैप्टर है, तो कॉमन सेंस की बात है ना कि एक ही चैप्टर की बात तो नहीं करा, ये दो अलग अलग चैप्टर की बात कह रहा है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है। तो इस चीज़ को मत भूलना। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इसके पहले वाले रूल को और इसको, ताकि आप कभी भूलो ना। यहाँ पे बोला था कि अगर दो अलग अलग नाउन एडजेक्टिव के पहले, मतलब वो सेम व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, तो एक ही बार द का प्रयोग करेंगे। कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति है, जब ईज लगा हुआ है। और फिर कह रहा है दूसरी बार कॉमन सेंस की बात कि एक महिला एक साड़ी पहनी हुई है जो ब्लैक एंड वाइट है, मतलब ब्लैक भी है और वाइट भी है, तो एक बार में एक ही साड़ी पहनेगी। इससे पता चल गया कॉमन सेंस से कि एक ही साड़ी की बात कह रहा है, तो एक ही बार ए लगाएंगे, ना कि दो अलग अलग, ठीक। फिर इसी में सेकेंड रूल कह रहा था कि लेकिन अगर ऐसा हो कि दो अलग अलग व्यक्ति हों, दो अलग अलग व्यक्ति हों, तो कैसे पता चलेगा, इसके वर्ब से पता चलेगा। और जैसे हमको पता चल गया कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो दोनों के पहले अलग अलग नाश्ते लगाने होंगे, द का प्रयोग करना होगा। फिर इसमें एक्सेप्शन में बोला था ऑर्डिनल एडजेक्टिव की बात कि अगर दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले सेपरेट सेपरेट द लगा हुआ है तो उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, ठीक। जैसे 19th और 20th सेंचुरी की बात कह रहा है, तो ये सेंचुरी जो है वर्ड ये सिंगुलर में है, क्योंकि अलग अलग लगा हुआ था यहाँ पे क्या, द। और यहाँ पर बोला है कि लेकिन सिर्फ एक बार लगा हो इन दोनों के पहले द का प्रयोग, तो क्या करेंगे, उसके बाद आने वाले नाउन्स को प्लूरल में ही रखेंगे। इतनी बात तो समझ आ गई होगी सबको। अब जरा हम लोग बढ़ते हैं आगे के रूल के बारे में, देख लो क्या कह रहा है ये। इन जनरल अगर आप कहते हो कि फादर विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो क्या फादर मदर के पहले आप द का प्रयोग करते हो? नहीं करते ना, बात समझ रहे हो, नहीं करते। जैसे आंट इज एक्सपेक्टेड टू अराइव एट एनी मोमेंट, मतलब हमारी आंटी का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो किसी भी मोमेंट पे पहुंच सकती है, कहते हैं। तो क्या आंट के पहले द का प्रयोग करेंगे, फादर के पहले करते हैं? ऐसा तो नहीं। मतलब ऐसे रिलेशंस वाले जो वर्ड होते हैं, अंकल मदर फादर, इसके पहले द का प्रयोग हम लोग नहीं करते, जो यहाँ पर नहीं किया गया है। लेकिन अगर यही सारे वर्ड्स हों और ये किसी व्यक्ति के खासियत के बारे में बात कर रहा हो, तो हम लोग खास वाले वर्ड को फर्स्ट क्लास से ही सीखते आए हैं कि जब भी कोई खास वजह हो, खास बातें हो, चाहे खास गुण हो, तो क्यों ना अंकल हो, मदर हो, फादर हो, इसके पहले भी द का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर वही नेक्स्ट रूल कह रहा है कि लेकिन अगर किसी कॉमन नाउन यानी मदर, फादर, जज, है ना, बीस्ट है, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ, बीस्ट का मतलब होता है हैवान, है ना, हैवान का मतलब क्रूरता, पशुता वाले, है ना। तो ये सारे जो कॉमन नाउन्स के वर्ड्स हैं, अगर ये किसी व्यक्ति का फीलिंग्स या फिर गुण, इस चीज़ को बताए, क्वालिटी को बताए, गुण को बताए, उसकी खासियत को बताए, तो इस खासियत के पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ बोला है द जज इन हिम, मतलब उसके अंदर के जज की बात कह रहा है ना। फिर कह रहा है द मदर इन हिम, इन हर, है ना, मतलब किसी महिला के बारे में बता रहा है कि उसके अंदर के जो गुण है, उसके मातृत्व का गुण
तो इसके पहले क्या करेंगे, उसके गुण की बात कह रहा है, ना कि किसी स्पेशल मदर की बात कह रहा है, तो इसके पहले द का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर कोई जज की बात नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति के अंदर छुपे हुए जज वाले गुण क्वालिटी की बात कह रहा है, तो इसके पहले द लगा देंगे। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है जो बिस्ट है, बिल्कुल पशुता वाला उसका कैरेक्टर है, बिहेवियर है, तो उसके एक स्पेशल गुण की बात कह रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, वो पशु नहीं है लेकिन उसका गुण है पशु जैसा, पशु समान, तो इसके पहले मतलब उस चीज़ के खासियत के बारे में बता रहा है, तो उस किसी भी खास चीज़ के बारे में क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं ना। तो इस चीज़ को याद रखना, और इसलिए इन दोनों को एक साथ में लिया हूँ ताकि आप भूलो ना। नेक्स्ट देख लो क्या है। नेक्स्ट है आपका कि डायनेस्टीज हो, एम्पायर्स हो, है ना, साम्राज्य जिसको कहते हैं, वॉर्स हो, अब फिर रिवोल्यूशंस हो, क्रांति हो, अब फिर सेंचुरीज हो, इन सब के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गुप्ता डायनेस्टी का नाम है तो इसके पहले द लगा दिए। द ब्रिटिश एम्पायर का नाम है तो इसके पहले द का प्रयोग कर दिए। रेड रिवोल्यूशन है ना, आप मुझे बताओगे कि रेड रिवोल्यूशन में किसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, तो आप मुझे बताना। तो ऐसे रिवोल्यूशन के पहले हम लोग क्या कर दिए, द का प्रयोग। द मिडिल एज के पहले द, सिविल वॉर के पहले द, वैदिक एजेस है मतलब सेंचुरी को एक तरह से शो कर रहा है तो इसके पहले द, और 6th सेंचुरी कह रहा है तो इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कोई कास्ट और कम्युनिटी के नाम के पहले कंफ्यूज कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ डायनेस्टी है, जैसे द मौर्य डायनेस्टी, तो मौर्य डायनेस्टी के पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन सोच लेते हैं वे लोग क्या कि अगर कोई कास्ट और कम्युनिटीज़ हो उसके पहले द का प्रयोग शायद नहीं होगा, क्योंकि डायनेस्टी होना चाहिए और फिर एम्पायर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कास्ट के नाम और कम्युनिटीज़ के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर बोला द राजपूत्स आर ब्रेव पीपल, राजपूत जो होते हैं बिल्कुल ब्रेव होते हैं, तो राजपूत एक कास्ट कम्युनिटी की बात कह रहा है तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। द मराठास आर हार्ड वर्किंग, तो मराठास के पहले द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। जैसे जाट्स हो गया, एक कास्ट और फिर कम्युनिटी की बात कह रहा है तो इसके पहले भी द लगाएंगे। द ठाकुर्स, तो ठाकुर कम्युनिटी की बात कह रहा है तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो याद रखना इन दोनों रूल को एक साथ कि डायनेस्टी, एम्पायर, वॉर्स, रिवोल्यूशन, सेंचुरीज हो तो इनके पहले द का प्रयोग करेंगे, और फिर कास्ट और कम्युनिटी भी हो तो भी इसके पहले द का प्रयोग हम लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक, अब जरा हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, जरा देख लो, काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है लेकिन आप याद रख पाओगे इसको। ये क्या कह रहा है कि लैंग्वेजेस, भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते, इन जनरल हम लोग क्या करते, नहीं करते इसके पहले द का प्रयोग। किसके पहले नहीं करते, भाषा के नामों के पहले द का प्रयोग नहीं करते, भूलना मत। यहाँ पर बोल रहा है चाइनीज़ इज ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, है ना, वो ऐसे भी छाप दिया है ना तो समझो एक लैंग्वेज का नाम है, मतलब कोई लेटर वहाँ पर लिख गया है और फिर कोई पूरा एक वर्ड ही लिखा हुआ है, तो चाइनीज़ इज ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो चाइनीज़ के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करे हैं। ही नोज रशियन वेरी वेल, वह बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है रशियन लैंग्वेज को, तो यहाँ पर रशियन के पहले द का प्रयोग नहीं किए। ही नोज द संस्कृत लैंग्वेज, तो यहाँ पर बात पलट गई कि संस्कृत के पहले द का प्रयोग कैसे हो गया भाई, फिर भी ये सही है, क्यों, ये मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या बोला है देखो, ये 37th रूल है ना, और ये 39th है, 38th है, 39th में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर द का प्रयोग क्यों हुआ है। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, देखो बहुत कुछ सीखने वाले हो। देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है, लेकिन अगर लैंग्वेज का नाम से नेशनलिटी का पता चले तो इसके पहले द लगाएंगे। अभी क्या बोला कि लैंग्वेज के पहले द नहीं लगाते, ये वाला छोड़ करके इसके बारे में स्पेशल डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर वह लैंग्वेज ये बता रहा हो कि वो व्यक्ति किस नेशन से बिलोंग करता है तो उस लैंग्वेज के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। फिर तो वो व्यक्ति की खासियत बताना चाह रहा है ना, वो तो लैंग्वेज नहीं रह जाता, वो उसके क्या बताना चाह रहा है, उसके नेशनलिटी को बताना चाह रहा है, तो वहाँ पर उस लैंग्वेज के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि यह लैंग्वेज नहीं रह जाता, वो नेशनलिटी की बात कह रहा है। जैसे यहाँ बोल रहा है द चाइनीज़ आर हार्ड वर्किंग, तो थोड़े बोला है कि चाइनीज़ लैंग्वेज आर हार्ड वर्किंग, ये तो बोला है चाइना के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, तो चाइनीज़ के पहले क्या कर दिए, द का प्रयोग कर दिए। जैसे बोला द जापानीज़ आर पैट्रियोट्स आउट एंड आउट, आप लोग मुझे बताओगे कि आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, इसको कमेंट में बताओ इसका मतलब होता क्या है। तो ये क्या कह रहा है, वो काफ़ी अच्छे वाले पैट्रियोट्स होते हैं, जापानीज़ लोग देशभक्त होते हैं।
तो जापानीज लैंग्वेज की बात कह रहा है, अब फिर नेशनैलिटी की बात कह रहा है, तो कॉमन सेंस की भी बात है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर कहा जा रहा है वहाँ के लोग, जापान के लोग, तो इसके पहले द का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं कि संस्कृत के पहले द का प्रयोग कब करेंगे, संस्कृत ही नहीं कोई भी लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग कब करेंगे। तो ज़रा मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर खासियत ये है कि संस्कृत के बाद एक वर्ड जुड़ा हुआ है लैंग्वेज, तो इस तरीके से अगर यहाँ भी रहता रशियन लैंग्वेज, ये वर्ड को खास तरीके से अगर वहाँ मेंशन करके फोर्स करके वहाँ बताया जाता कि रशियन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज वर्ड जैसे दिख गया तो समझ जाओ उस भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक, अब जरा देख लो, यहाँ भी कर सकते थे, चाइनीज़ है लेकिन इसके बाद लिखा हुआ रहता स्पेशल तरीके से, खास तरीके से कि चाइनीज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज वाला वर्ड मेंशन रहता तो भी इसके पहले द का प्रयोग कर देते। लेकिन सिंपल लैंग्वेज का नाम हो, उसके बाद लैंग्वेज वर्ड नहीं जुड़ा हो, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अब जरा देख लो क्या कह रहा है ये रूल। कह रहा है कि अगर लैंग्वेज मतलब किसी भी लैंग्वेज भाषा के नाम के बाद अगर लैंग्वेज वर्ड जुड़ा हो, लिखा हुआ रहे, तो उस भाषा के नाम के पहले द लगाएंगे। जैसे अभी मैं बताया है ना कि गरिमा नोज द संस्कृत लैंग्वेज, तो संस्कृत के बाद लैंग्वेज वर्ड जुड़ा हुआ है खास तरीके से, तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ कह रहा है डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, तो जर्मन तो लैंग्वेज है, इसके पहले तो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर खास तरीके से लैंग्वेज वर्ड जुड़ा हुआ है तो इसके पहले द का प्रयोग कर ही देंगे। एक वर्ड और आता है इससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पर लैंग्वेज वर्ड का मेंशन किया हुआ होना हो अगर, तो वहाँ पर द का प्रयोग कर देंगे। इसी तरीके से है कि अगर भाषा के नाम के पहले ट्रांसलेट अ ट्रांसलेटेड वर्ड अगर मेंशन रहे और उस भाषा के नाम के पहले द लगाए हुए हो तो भी यह सही होता है। फर्स्ट रूल बताया कि लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग नहीं करते। सेकंड सीखे कि नहीं लैंग्वेज अगर ज़बरदस्ती वहाँ पर पुट किया जा रहा है, खास बनाया जा रहा है, तो द का यूज वहाँ कर देंगे। तीसरी बात ये कह रहा है कि अगर उसके पहले उस भाषा के नाम के पहले ट्रांसलेट वर्ड और ट्रांसलेटेड वर्ड रहे तो भी अगर उस भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग है तो भी उसको गलत नहीं माना जाएगा। तो दो वर्ड को ध्यान में रखना, पहला लैंग्वेज, दूसरा ट्रांसलेट। ठीक, जैसे यहाँ बोला ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, तो ट्रांसलेट वर्ड है ना हिंदी और इंग्लिश के पहले, तो दोनों के पहले द का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पर गलत नहीं है, सही है। जैसे बोला दिस बुक इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, इसके पहले ट्रांसलेटेड वर्ड आया हुआ है, तो यहाँ पर द का प्रयोग कर ही देंगे। ठीक, इतनी सी बात ख्याल रखना। और एक बार में दिमाग में नहीं अट रहा है ना आपका, तो आप क्या करोगे, आप चीज़ों को बार बार देखोगे। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बताया हूँ कि बिना रिवीजन का काम चलेगा नहीं। तो रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। बाकी आपके काम आसान तो मैं कर ही रहा हूँ, है ना। तो आपको करना क्या होगा कि रिवाइज आपको बार बार करने होंगे। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। जितनी बार मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जंग में उतने कम लहू बहाने पड़ेंगे। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कौन कौन सा यूनिट होता है। मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, कोई लंबाई को। डजन से क्या करते हैं, एग्स को, फ्रूट्स को, केले को, ये सब मेजर करते हैं। तो ये सब यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया। इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस के फॉर्मेट को ही याद कर लो कि इस तरीके का फॉर्मेट हो और वहाँ पर कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहे तो उसके पहले द लगा देंगे। जैसे यहाँ कह रहा है क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। कपड़े कैसे बेचे जाते हैं, मीटर से बेचे जाते हैं। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। यहाँ पर है कि जो अंडे होते हैं वो कैसे बेचे जाते हैं, दर्जन से बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरीके का सेंटेंस हो और यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात कह रहा हो तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन कह रहा है कि अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्राइस और रेट को शो करता हो और फिर स्पीड को शो करता हो और फिर किसी रेशियो का शो करता हो और फिर क्वांटिटी बताता हो तो उसके पहले क्या करेंगे, उसके पहले हम लोग ये एन का प्रयोग करेंगे, ना कि द का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों फॉर्मेट को याद रखना। ठीक, जैसे बोला रुपीस 10 अ किलो, मतलब 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये किलो के पर किलो के हिसाब से, इसका मतलब यही है 10 रुपये पर किलो के हिसाब से। और डजन मैंगोज, मतलब ये क्वांटिटी को बता रहा है। देख लो यहाँ पर यूनिट बता रहा था, यहाँ पे यही यूनिट का नाम क्वांटिटी के हिसाब से बताया जा रहा है ना। तो
इसके पहले ज़रूरत के हिसाब से ए और एन का प्रयोग करेंगे, ना कि द का। हाफ अ डजन मतलब आधे दर्जन, तो यहाँ पर डजन जो है वो क्या कह रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, तो इस डजन के पहले क्या करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। डी से स्टार्ट हुआ है तो ए करेंगे। ठीक, तो इतनी सी बात है, इतने चीज़ों को ख्याल रखना। मैं हमेशा की तरह क्या कर रहा हूँ, मैं हमेशा की तरह आप लोगों का रिकैप करवा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से याद रख पाओ। ठीक है, देख लो। और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना, भूलना नहीं। ऐसा नहीं कि स्पेशल मुझे ग्रुप में रिक्वेस्ट करना पड़े, भाई लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, है ना, नहीं ना, आप लोग खुद ही कर सकते हो, बिना पूछे ही, बिना कहे ही लाइक और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के पास। देख लो ये क्या कह रहा है, 29 नंबर रूल कह रहा है कि अगर दो अलग अलग नाउन है और दो अलग अलग एडजेक्टिव है और उससे एक ही व्यक्ति का पता चले तो पहले ही एडजेक्टिव आप पहले ही नाउन के पहले दा लगाएंगे। लेकिन अगर उससे पता चले कि दो अलग अलग नाउन और एडजेक्टिव है, उसके वर्ब से पता चले तो क्या करेंगे, दोनों के पहले दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात थी कि एक ही साड़ी के बारे में पहनने की बात कहा जा रहा है, तो क्या करेंगे, सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, देख लो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, कह रहा है 31 नंबर रूल कि अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स है, ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, 19th, 20th और लास्ट भी जो है ये भी आता है किसके अंदर, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंदर। तो ऐसे वाले वर्ड हों और अगर दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सिंगुलर में। ठीक है, बच्चे वाली बात याद रखना कि बच्चे को बोलो बार बार लिखो तो वो क्या करेगा, एक ही बार लिखेगा। लेकिन बच्चे को बोलो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हल्ला करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हल्ला करना है, अब तो नहीं के बराबर हल्ला करना है, क्या करेगा, बार बार हल्ला करेगा। इस चीज़ से याद रख लेना कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स आपस में एंड से जुड़े हो तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर में होता है, और अगर सिर्फ एक बार यूज हुआ है द का प्रयोग तो क्या करेंगे, उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल में होगा और दोनों ही केस में वर्ब जो होंगे वो प्लूरल होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आर था, यहाँ पर वर है, इसकी बात कह रहा हूँ। नेक्स्ट है कि अंकल, मदर, फादर जैसे सिस्टर, ब्रदर होता है, ऐसे वाले रिलेटिव वाले वर्ड उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन यही चीज़ अगर बताए कि किसी के अंदर छुपा हुआ पिता का गुण, किसी के अंदर छुपे हुए मातृत्व का गुण, तो उसके गुण का मतलब हो गया कि वह मदर और फादर की बात नहीं कह रहा, उसकी खासियत के बारे में बात कर रहा है, और उस खासियत के बारे उसके पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को याद रखोगे। नेक्स्ट रूल आपका कह रहा है कि डायनेस्टीज़ हो, एम्पायर्स हो, वॉर्स हो, रिवॉल्यूशंस हो, सेंचुरीज़ हो, तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे ही। और अगर कास्ट और कम्युनिटी की बात भी कहे तो भी इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। और लैंग्वेज वाले में क्या था कि लैंग्वेज के पहले हम लोग क्या नहीं करते, द का प्रयोग नहीं करते उसके पहले, लेकिन ज़बरदस्ती उसको खास बनाया जा रहा है लैंग्वेज वर्ड पुट करके, तो वह खास हो जाता है, इसके पहले द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। और क्या कह रहा है कि अगर लैंग्वेज से लैंग्वेज का पता ना चले, उससे नेशनैलिटी का पता चले, तो उस लैंग्वेज वाले नाम के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कि अगर लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज वाला वर्ड स्पेशल तरीके से मेंशन हो तो स्पेशल खास चीज़ों के पहले द का प्रयोग करेंगे, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। और फिर कह रहा है कि सिर्फ लैंग्वेज नहीं, ट्रांसलेट वर्ड भी अगर आ जाए, यहाँ पर लैंग्वेज के बाद था, यहाँ पर इस भाषा के नाम के बाद लैंग्वेज वर्ड जुड़ा था, लेकिन ट्रांसलेट और ट्रांसलेटेड जो है उस लैंग्वेज के नाम के पहले लिखा होगा, तो भी इस लैंग्वेज के नाम के पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पर दिस बुक इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच, फिर वही बात है कि ट्रांसलेट वर्ड आया है तो भी इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट के पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इससे दर पता चले, इससे रेशियो पता चले, क्वांटिटी पता चले, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। और इन दोनों सेंटेंस के पैटर्न को आप याद करने की कोशिश करना कि इस तरीके के पैटर्न हो तो द लगा देना, इस तरीके के पैटर्न हो दर का पता चले तो यहाँ पर क्या करोगे, सिर्फ ए और एन का यूज करोगे ज़रूरत के हिसाब से, ना कि द का। ठीक है, इतनी सी बात थी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और मुझे मोटिवेट करो। काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ और टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ। एक टेस्ट नहीं, मल्टीपल टेस्ट आपको देने होंगे। टेस्ट देते देते, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते पढ़ते
आप ऐसे दिमाग में बिठा लोगे कि मुझे लगता है कि दोबारा कहेगा ही नहीं कि भाई मैं तो नहीं निकलूँगा। तुम उसे खींच करके भी दिमाग से निकालोगे ना तो कहेगा नहीं भाई एटलीस्ट 6 महीने 1 साल तो नहीं निकलूँगा, है ना। लेकिन रिवीजन करना आपका कर्म है, आपका धर्म है। तो आप समझो कर्म है क्या करना, वीडियो को देखना, धर्म क्या कहता है कि सर की मेहनत को थोड़ा सा एक थम्स अप दें, लाइक दें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।